बीए पार्ट 2 में पढ़ने वाले तमाम विद्यार्थियों को जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखे हुए हैं, आज उनके चौथे पेपर के रूप में, यानी आपका पेपर चौथा है, चौथे पेपर के रूप में आज हम लोग यूनिट 3 में देखेंगे, जो कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के दृष्टिकोण की भिन्नता की जो बात की जाएगी, ऐसे भिन्नता के बारे में हम यहाँ वर्णन किए हुए हैं, जहाँ पे इसके संबंध में हम इसे अलग अलग पार्ट में रखने का काम किए हैं, ताकि आपको सुविधापूर्वक इसे अलग अलग पार्ट में देखने में तकलीफ नहीं हो। जिसमें हम देखेंगे उपागम और सिद्धांत के बारे में, जिसके उपागम और सिद्धांत का जो अभिप्राय है, इस अभिप्राय के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ उपागम और सिद्धांत का जो अभिप्राय है, इस अभिप्राय में कौन से अभिप्राय है, या इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इसके दृष्टिकोण की जो भिन्नता की बात की जाएगी, तो यहाँ इसके भिन्नता के बारे में हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत यहाँ देखेंगे आदर्शवादी दृष्टिकोण की बात समझेंगे, यथार्थवादी दृष्टिकोण की बात समझेंगे, परंपरावादी दृष्टिकोण की बात समझेंगे और व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात समझेंगे। जिसमें हम यहाँ उपागम और सिद्धांत के अभिप्राय में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, इस राजनीति के अध्ययन के कई तरह के उपागम अर्थ अथवा हम कहें कि इसके दृष्टिकोण हम लोग के बीच में प्रचलित किए जा चुके हैं, और इसका जो सिद्धांत है, सिद्धांत निर्माण के यहाँ लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं और ये लगातार प्रयत्न जारी है। इस तरह से यहाँ पे अगर हम बातें करेंगे कि यह दृष्टिकोण जो है, अर्थात ये उपागम है, ऐसे उपागम तथा सिद्धांत के जो अधिकार है, ऐसे इसके अभिप्राय है, ऐसे अभिप्रायों को समझना बेहद ही हम लोगों के लिए आवश्यक बन जाता है। क्योंकि दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत अगर हम यहाँ समझते हैं कि जो समस्याएं होती है या जो प्रश्न होते हैं, ऐसे समस्याओं के संबंध में या ऐसे प्रश्नों के बारे में चुनाव अगर करने की बात आती है, चुनाव में प्रयुक्त जो यहाँ कसौटियां आती है, ऐसे कसौटियों और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री जो है या हम लोग के बीच में उपस्थित होता है, या दूसरे शब्दों में इसको कहा जाए, दूसरे लिहाज से अगर समझने की बात की जाए, तो यहाँ देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय यानी इस दृष्टिकोण का यह तात्पर्य ही होता है कि मानकों का एक समूह जिसके आधार पर यहाँ सैद्धांतिक विचार और विमर्श के लिए प्रश्न और आधार की जो शैली होती है, सामग्री होती है, ऐसे सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय करने का काम यहाँ किया जाता है। किसी भी घटना की अगर हम जिक्र करें, किसी भी तरह की घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण अर्थात यहाँ अनेक तरह के हम उपागम को अपनाने का काम कर सकते हैं। खासकर किसी दृष्टिकोण की अगर हम बातें करते हैं, तो किसी भी दृष्टिकोण की सर्वग्राहिता की स्थिति को समझते हैं और सब तथ्यों को अगर हम अपने ही परिप्रेक्ष्य में समझने का काम करते हैं, तो अपने ही परिप्रेक्ष्य में इसे देखने का काम आसानी से कर सकते हैं। और जिस घटना के बारे में यह विचार करता है, उस घटना को अगर हम कहें तो यहाँ व्याख्या भी उसी दृष्टिकोण में करने का यहाँ कार्य है, या अगला दृष्टिकोण के रूप में या अगला चरण सिद्धांत के रूप में हम इसको कह सकते हैं आसानी से। फिर हम यहाँ देखेंगे कि जब दृष्टिकोण की बात करते हैं, दृष्टिकोण के साथ साथ यहाँ कार्य जो विपरीत होता है, ऐसे कार्य के रूप में अगर यह कार्य जो होता है विचाराधीन के अंतर्गत अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे विषय से यह लेने की जो समस्याएं होती है, ऐसे समस्याओं के माध्यम से आधार सामग्री जो होता है, ऐसे आधार सामग्री के आगे निश्चित रूप से आ जाता है। क्योंकि तब दृष्टिकोण की अगर हम तुलना करेंगे कि दृष्टिकोण के रूप में यानी कुछ तरह के जैसे लोग होते हैं, या किसी तरह के ऐसे लीग या सिद्धांत शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्दों के प्रयोग में किसी विवेचन के दृष्टिकोण के लिए हम बेहद रूप से कह सकते हैं। जबकि यहाँ हम दूसरी बातों को समझें कि दूसरी बातों में लोग जो होते हैं, ऐसे व्याख्या के रूप में इसे हम जो व्याख्या होता है, इस व्याख्या की चरम जो सीधा यानी चरम परिणति ही कह के पुकारने का काम करते हैं। कारण है कि किसी भी विज्ञान के रूप में या विज्ञान के नियमों की व्याख्या, जैसे आप देखेंगे कि इसी व्याख्या की ही एक तरह का सिद्धांत होता है, और सिद्धांत के तर्कसंगत रूप से अगर हम समझने का प्रयास करते हैं या तर्कसंगत रूप से अगर अनुमान लगाते हैं, तो इस अनुमान के रूप में जो भी किसी घटनाक्रम के मूल रूप से अगर कहें कि मूल कारणों की विवेचना यहाँ करने का काम किया जाता है। सिद्धांत का खासकर अगर हम बातें करते हैं कि सिद्धांत का ये एक तरह का अगर आपके प्रस्थापनाएं की बात होती है, तो ऐसे प्रस्थापना के रूप में जिसमें किसी भी वस्तु की व्याख्या करने का जो प्रयत्न किया जाता है, वैसे सिद्धांतों के रूप में जब हम यहाँ देखेंगे कि ऐसे सिद्धांतों के रूप में मुख्य कार्य यहाँ व्याख्या करने का ही काम रह जाता है। इस तरह से या इसी आधार पर हम कहेंगे कि
यह दृष्टिकोण होता है, इस दृष्टिकोण का सिद्धांत के रूप में या सिद्धांत के निकट की बात अगर करते हैं या एक तरह का निकट संबंध का यहाँ पे जिक्र करने के लिए आप कह सकते हैं आसानी से, क्योंकि दृष्टिकोण का जो परिस्थिति होता है इसमें स्वरूप के जो सामान्यीकरण की बात होता है, इस सामान्यीकरण की व्याख्या करना या इसके साथ पूर्व कथन की, यानी पूर्व कथन का मतलब समझ रहे हैं जिसको भविष्यवाणी कह सकते हैं, तो पूर्व कथन की और इस तरह के विहितीकरण, यानी कि जो सब कुछ हम कहें कि सब कुछ किसी सिद्धांत के मुख्य बातों पर यह निश्चित रूप से निर्भर करता है और इसके साथ साथ यह प्रकट होने का भी काम करता है। और मुख्य रूप से यह सिद्धांत जो होता है, सिद्धांत का स्वरूप जो होता है, इस स्वरूप में जो दृष्टिकोण होता है, दृष्टिकोण से निर्धारित यह हो जाता है। और दोनों को अगर हम कहें कि एक दूसरे से अलग करने का प्रयास हम चाहें भी तो नहीं कर सकते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दृष्टिकोण से जो भिन्नता की बात है, तो इसमें अगर हम जिक्र करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यहाँ जो है, जैसे पहले तो हमने देखा उपागम और सिद्धांत के बारे में, तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है दृष्टिकोण की भिन्नता के रूप में देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसके दृष्टिकोणों में भिन्नता तो निश्चित ही पाई जाती है। यह भिन्नता जो पाई जाती है इसका मुख्य कारण यह होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होता है वास्तविकता के बारे में यहाँ विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के रूप में अपनाने का काम किया जाना तय होता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग विद्वान जो होते हैं अलग अलग विचारों के माध्यम से, अलग अलग यहाँ विचारों से वे इस दृष्टिकोण को अपनाने का काम करते हैं। फिर आप अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता को देखेंगे कि आदर्शवादी स्वरूप में अगर यह बातें आता है कि आदर्शवादी स्वरूप को एक दृष्टिकोण में देखने का भी काम करते हैं और यथार्थवाद यहाँ बिल्कुल ही भिन्न दृष्टिकोण से देखे जा सकते हैं। खासकर आगे चलकर हम देखेंगे कि आगे चलने के बाद इन्हीं दृष्टिकोण को अगर हम कहें तो ऐसे दृष्टिकोण के आधार पर यह बातें स्पष्ट रूप से हो जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसे सिद्धांत के रूप में इसके निर्माण की जो प्रक्रियाएं होती है या निर्माण जो होता है यह आंशिक रूप से प्रयत्न किए जाने का काम किया जाता है। फिर इस तरह से आप एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शास्त्री का नाम देखेंगे कि जॉन हर्ज ने यहाँ द्विध्रुवीकरण और परमाणु युग की यहाँ जिक्र करते हुए यहाँ शस्त्र व्यवस्था की बदलती हुई परिस्थितियों के बारे में या बदलती अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है का सभ्यक प्रस्तुत यहाँ पे जो अध्ययन है इसको प्रस्तुत करने का उन्होंने काम किया है। फिर आप जॉर्ज लिस्का का नाम देखेंगे कि जॉर्ज लिस्का महोदय के माध्यम से कि अंतर्राष्ट्रीय जो सभ्यता यानी अंतर्राष्ट्रीय साम्यावस्था जो होता है, साम्यावस्था तथा यहाँ मार्टिन की जो हेरल्डी लासवेल की बात देखेंगे, कार्ल मैनहिन की बात देखेंगे, रॉबर्ट मैकाइवर की बात देखेंगे और इसके साथ साथ बेवर की भी बात देखेंगे। ये सभी सैद्धांतिक आधारों के विकास का योगदान निश्चित रूप से माना जा सकता है। हम खास रूप से इतना बात अवश्य रूप से कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है इसके अध्ययन को अगर हम चाहें तो यह 4 दृष्टिकोण या 4 उपागम के रूप में हम अपना सकते हैं, जिसे हम 4 अप्रोचेज कह सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे आदर्शवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, फिर आप देखेंगे परंपरावादी दृष्टिकोण और फिर देखेंगे आप यहाँ व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो ये 4 दृष्टिकोणों में 4 अप्रोच के माध्यम से जो 4 तरह के यानी 4 अप्रोचेज है तो इसके माध्यम से हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर हम अप्रोच के बारे में देखते हैं तो आदर्शवादी दृष्टिकोण होता है। इस आदर्शवादी दृष्टिकोण में अगर हम समझें तो इसमें देखेंगे कि आदर्शवादी जो दृष्टिकोण होता है इस दृष्टिकोण का पूरी तरह से चिंतन जो होता है समाज के विकासात्मक प्रगति के होने के रूप में यह व्यापक विचार के आधार पर यह खड़ा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी विचार का जन्म अगर कहा जाए तो 18वीं शताब्दी में यह विचार का जन्म हो चुका था और खास रूप से यह माना जाता है कि अमेरिकन की स्थिति और फ्रेंच के क्रांतियों का मुख्य जो प्रेरणा स्रोत रहा है यह आदर्शवाद का ही परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि सन 1795 ईस्वी में देखेंगे, जो 1795 में एक जिक्र मिलता है जो कॉन्डरसेट की बात देखेंगे तो कॉन्डरसेट ने अपने यहाँ ग्रंथ में एक तरह की ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना करने का काम किए हैं जिसमें न युद्ध के लिए कोई स्थान था और न ही विषमता के लिए ही और न ही अत्याचार के लिए ही कोई स्थान इन्होंने दिया था। यहां तक कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि मनुष्य जो होता है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, शिक्षा का इस्तेमाल करता है और विज्ञान के साथ साथ आप देखेंगे कि उपयोग में इतनी उन्नति कर लेगा, एक समय आएगा कि ऐसे उन्नति कर लेगा कि भावी मानव जो होगा समाज के हिंसा और हिंसा के साथ हत्या, अनैतिकता और
सतालुलुपता के बारे में और तो और यहाँ जो ऐसे ही तस्वीर को पेश करने का वो काम करता है। और शक्ति जो होती है, खासकर शक्ति यहाँ राजनीति के रूप में, अनैतिकता के रूप में, और यहाँ अनैतिकता के रूप में और हिंसा के सत्ता यह बिल्कुल मुक्त देखने के लिए मिलेगा। इन्हीं की यह मान्यता है और इन्हीं के मान्यता के आधार पर आप यहाँ पाएंगे कि वर्तमान जो समस्या है, ऐसे वर्तमान जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का निवारण करना या निवारण यहाँ शिक्षा के साथ साथ सुधार के प्रयोग से हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से आप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से तो आदर्शवादी दृष्टिकोण का यहाँ किस प्रकार का संबंध होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ आदर्शवादी चिंतक के माध्यम से ऐसे प्रश्नों पर खासकर या विचार हमेशा वो करते रहे हैं। और उनके विचारों के माध्यम से आप देखेंगे कि विश्व के अन्याय और शांति की जो व्यवस्था है, ऐसे व्यवस्था यह स्थापित किए जा सकते हैं और युद्ध के उन्मूलन करने और खासकर यह उन्मूलन कैसे हो पाएगा, यह प्रयास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहयोग किस प्रकार से विकसित हो सकता है, शक्तिशाली राज्यों द्वारा शक्तिहीन राज्यों का शोषण किस प्रकार यहाँ संपादित किया जा सकता है, किस तरह समाप्त किया जा सकता है, आदि आदि बातों पे यहाँ विचार करने की बात बनती है। फिर यहाँ जैसे आदर्शवादी दृष्टिकोण पे देखेंगे जो संस्थावादी की बात आएगा, संस्थावादी के साथ साथ आप पाएंगे कि जो विधिवादी का बात आएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ऐसे अध्ययनों की ओर यह एक तरह से प्रवृत्त होने का, मुख्य भूमिका निभाने का काम किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपको यह भी समझने में आएगा कि जटिल जो समस्याएं इसके अंदर है, ऐसे समस्याओं के समाधान के लिए खासकर यह 3 तरह के बातों पर मुख्य रूप से बल देने का काम करता है। और ये 3 तरह का बात है जिसमें अगर हम प्रथम बात की बात करें तो राष्ट्रों को अपने जो आंतरिक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के साथ साथ नैतिक सिद्धांत जो है, ऐसे नैतिक सिद्धांतों के आधार पर ही इसे चलना चाहिए। और परंपरागत जो विचार होता है, परंपरागत शक्ति और इस तरह की जो राजनीति से दूर रहने वाले या बिल्कुल यत्न करना चाहिए। और दूसरी बात अगर हम यहाँ चर्चा करते हैं तो दूसरी बात में जैसे शक्ति जो होता है, शक्ति राजनीति के रूप में, राजनीति के प्रबल यहाँ सर्वाधिकारवादी के रूप में यह दल एक तरह का हमेशा के लिए रहे हैं। और अतः इस तरह के अगर दलों की हम बात करें तो ऐसे दलों में खासकर जो अस्तित्व होता है, यह अस्तित्व समाप्त होने का यहाँ प्रयत्न हमें करना चाहिए। फिर हम तीसरे यहाँ बिंदुओं पर विचार करते हैं तो यहाँ विश्व सरकार जो है, यहाँ विश्व की यानी विश्व सरकार की जो सभ्यता है, इस सभ्यता को स्थापित करने वाली यानी स्थापना करके शक्ति राजनीति को सदैव यहाँ हमेशा के लिए दफना देना भी चाहिए। फिर हम यहाँ आदर्शवादी दृष्टिकोण की समालोचना की बात करें तो इस सिद्धांत में समालोचना के रूप में हम यही पाएंगे कि अलग अलग बिंदुओं के रूप में हम इसे अगर हम बांटने का काम करते हैं तो सबसे पहले बिंदु में हम देखेंगे कि आदर्शवादी व्यवस्था या तभी समाप्त हो सकती है या तभी संभव हो पाएगी कि जैसे हम देखेंगे कि जब सभी राज्य पारस्परिक संबंधों के बल पर, जो भी राज्य है आपसी राज्य यानी पारस्परिक यहाँ एक तरह के समझौते के बल पर यानी संबंधों के बल पर सैनिक शक्ति के प्रयोग की यहाँ परित्याग वह कर दे, तभी यह संभव है। इसके जगह पर नैतिक यहाँ सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होता है और नैतिक सिद्धांतों का जब पालन करेंगे, लेकिन यहाँ निकट में अगर हम बातें करेंगे कि क्या सुदूर भविष्य में संभव, ऐसा लग रहा है आपको कि ऐसा संभव हो पाएगा, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है कि भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है, तो इसी आधार पर अगर कहें तो यहाँ मॉर्गनथाउ महोदय ने स्पष्ट रूप से विवरण दिया है कि विश्व का यह जो विश्व दिख रहा है, यह जो वर्ल्ड दिख रहा है, इस विश्व के जो परस्पर विरोधी है और विरोधी स्वार्थ है और संघर्ष की जो स्थिति है इतने अधिक प्रबल है कि इनके होते हुए अगर कहा जाए कि नैतिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से अपनाने की बात अगर आता है तो नैतिक रूप से पूर्ण रूप से अपनाने की या क्रियान्वित करना बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा। और दूसरे हम बिंदुओं पर विचार करते हैं तो आदर्शवादी व्यवस्था लाने के लिए खासकर आप देखेंगे कि आदर्शवादी व्यवस्था लाने के लिए उग्र सैनिकवाद की या सैनिकवादी जो व्यवस्था है, हिंसक जो व्यवस्था है, यहाँ शक्तियों का पूरा अगर दमन करने की बात आता है और विरोध यहाँ जो किए जाने की बात आता है, ऐसा होना भी चाहिए। फिर हम तीसरे बातों पर देखेंगे कि ऐसे सिद्धांत के रूप में जो ऐसा सिद्धांत का जो स्वरूप है
इस स्वरूप के रूप में राज्यों में एक तरह से उद्दत जो यहाँ जो स्थितियां बनी हुई है, यानी कि नैतिक सिद्धांतों के पालन के साथ साथ आप अगर समझते हैं इसे कि इसे आशा रखना, अगर मरीचिका का पात्र हम समझें तो मृग मरीचिका मात्र ही रह जाता है। और इस तरह से राष्ट्रसंघ जो है, राष्ट्रसंघ स्थापना के कुछ ही वर्षों के बाद, जब राष्ट्रसंघ की स्थापना हुआ था तो उसके कुछ ही वर्षों के बाद आप देखेंगे कि आदर्शवादी दृष्टिकोण की दुर्बलताएं स्पष्ट यहां दिखने लगी थी। और इसके भी दिखने के कई कारण आप समझ सकते हैं और कारणों को अलग अलग बिंदुवार आप समझ सकते हैं। जैसे अगर प्रथम बिंदु में रखते हैं कि राष्ट्रसंघ और यहां उससे संबंधित जो भी संस्थाएं थे, कभी भी मानवीय जो भ्रातृत्व भावना था या भ्रातृत्व भावना के प्रतीक नहीं हो सकी है। जो समस्त अगर हम देशों की बात करें, समस्त हम विश्व की बात करें, तो यहाँ पे अधिकांश देशों के लिए खासकर प्रेम की बात तथा भक्ति को उत्पन्न करने वाली, और यह भक्ति को उत्पन्न कर भी सकती है जिसके द्वारा उस प्रतिष्ठा एवं अधिकार की अगर बातों को समझते हैं तो ऐसे विकास यहाँ हो सकता है, जिसकी एक प्रारंभिक विश्व सरकार को यह आवश्यक जब समझ में आएगा तो यह निश्चित रूप से हो सकता है। फिर हम दूसरे बिंदु पर विचार करते हैं तो दूसरे बिंदु पर देखेंगे कि राष्ट्रसंघ जो है, यहाँ राष्ट्रसंघ के साथ साथ खासकर राष्ट्रसंघ जो है कि सत्ताधारी पक्षों के साथ या सत्ताधारी सरकारों ने यहाँ सहयोग का एकमात्र उपाय यही रहा है कि उनके प्रजाजन तथा नागरिक जो हैं वह राष्ट्रीय रूप से, राष्ट्रीय हितों के संलग्न रूप से या संलग्न देशभक्त ही रहे, ऐसे बातें उसके अंदर होनी चाहिए। खासकर कुछ राज्यों में वे वंशानुक्रम होता है, निवंशीय विजय के सपनों की ओर वह हमेशा से आकर्षित होते रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरों से उन्हें अगर कहा जाए यहाँ कि उन्हें बिल्कुल भय से वे निष्क्रिय हो चुके हैं, उन्हें दूसरों से किसी तरह का भय ही नहीं लगता है। और अन्य राज्य जो हैं उन्हें मदोन्मत्त करते हुए, अर्थात यहाँ कहा जाए कि धोखे में वह बिल्कुल डाला गया है। कहीं भी अगर वैसे या उन्हें सामान्य उद्देश्यों की प्रभावपूर्ण विशेषताओं की बात करते हैं या सेवा के लिए एक करने की जो बातें आती है, तो ये करने की एक तरह की चेष्टा हम लोगों को करना भी चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है कि जिनेवा में जैसे यहाँ पे लेमन झील के तटों पर स्थित एक तरह का यहाँ एरियाना पार्क था, उस एरियाना पार्क में संघ का श्वेत भवन अंत में एक समाधि बनने का काम हो गया। यह श्वेत भवन क्या बना, तो एक समाधि बन गया। और फिर हम तीसरे बातों पर जिक्र करेंगे, तो तीसरे बातों पर देखेंगे राष्ट्रसंघ जो है, ऐसे राष्ट्रसंघ के साथ साथ जो इसकी व्यवस्था है, इसे छोटे छोटे और कमजोर राष्ट्रों का अगर समझने की बात करें तो ऐसे राष्ट्रों में समझने में देर नहीं लगी। और महाशक्ति जो है, ऐसे महाशक्ति न्याय और सच्चाई का साथ देने के बजाय अपने जो न्यस्त हैं, ऐसे न्यस्त स्वार्थों का अधिक प्राथमिकता देने का भी काम किया। फिर हम यहाँ दूसरे बिंदु जैसे यथार्थवाद दृष्टिकोण है, इस पर अगर हम चर्चा करते हैं कि यथार्थवाद दृष्टिकोण किस प्रकार का था, तो इसमें यहाँ यथार्थवादी यानी आदर्शवादी जो दृष्टिकोण हमने यहाँ चर्चा किया था, आदर्शवादी दृष्टिकोण या आदर्शवादी जो सिद्धांत थे, इस सिद्धांत की अगर प्रतिक्रिया को देखा जाए या प्रतिक्रिया का ही एक तरह का परिणाम था कि यथार्थवादी दृष्टिकोण आपके बीच में उपस्थित हुआ। ऐसे तो हम कहें तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में जो हम देखेंगे कि यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है, इसके सिद्धांत की चर्चा देखने के लिए मिला हुआ था कि जो मैकियावेली कि अगर समूचे रूप से समझें कि मैकियावेली जो थे पूरे तरह से दर्शन यथार्थवादी चिंतन के माध्यम से आधारशिला अपना प्रस्तुत करने का काम किए थे। और इस माध्यम से जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इनका जो पुनरुत्थान होने का यहाँ पे कार्य हुआ, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह संभव होते हुए नजर आया। क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी का जैसे उदय होता है, तो हिटलर और मुसोलिनी का जब उदय होता है तो इस उदय के साथ यहाँ अगर हम उनकी आक्रामक स्थितियों को समझते हैं, उनके विस्तारवादी अभिवृत्तियों को समझने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा जो सैनिक और यहाँ युद्ध की जो आवश्यक स्थिति होता है उस पर जोर देने के दासा को बात करें तो उसको अगर हम समझते हैं, फिर हम ऐसे ऐसे तथ्यों पर जब हम जिक्र करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग के बीच में उपस्थित होता है कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों का इस तरह से एक मान्यता हो जाता है या उनका एक तरह के मानव के रूप में जो स्वभाव होता है, और विश्व रूप में विश्व की जो राजनीति है, ऐसे राजनीति में यथार्थ को समझने के लिए यहाँ सभी के अंदर ये ललायित भावनाएं प्रकट होने लगती है।
फिर यहाँ यथार्थवादी दृष्टिकोण का स्थान या उसके आधार की बात अगर हम करें तो मैकियावेली ने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट रूप से कहा भी है कि मनुष्य जो है यहाँ शस्त्र के रूप में, धन के रूप में, रोटी के रूप में, युद्ध के रूप में या एक तरह का शक्ति के रूप में यह विद्यमान है और ऐसे विद्यमान है। किंतु अगर हम यहाँ फिर जिक्र करें कि इन चारों के प्रथम जो अत्यंत आवश्यक की बात आता है, जैसे आप जानते हैं कि मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा, मकान ये होना चाहिए, तो यहाँ शस्त्र भी जरूरी बताया गया। लेकिन हम चार की बात करते हैं कि चार इसमें सबसे अनिवार्य की बात है, तो मनुष्य एवं शस्त्र जो है मनुष्य और शस्त्र जो है धन एवं रोटी प्राप्त करने की स्थिति में आ सकते हैं। और इस तरह से रोटी जो है, रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यहाँ खासकर मुख्य रूप से कहा जाए तो यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र के और युद्ध के रूप में मानव जो है, मानव स्वभाव की एक तरह की विशेषता या अपने विचारों में मानते हैं। यह कहना बिल्कुल उचित ही होगा, ताकि यथार्थवादी विचार है तो यथार्थवादी विचारों का एक समूह है जो सुरक्षा और दृष्टि के घटक के रूप में, खासकर अगर हम देखें कि ऐसे घटक के रूप में जो यहाँ ध्वनितार्थ होते हैं, अधिक उचित यहाँ देखते हुए नजर आता है। क्योंकि अगर हम कहें कि मानवतावादी है या यहाँ अगर हम कहें कि यथार्थवादी विचारों का वह समूह है, जिस समूह को जो सुरक्षा और शक्ति के घटक के रूप में विचारों का वह समूह होता है, कि जिसमें अगर हम कहें कि यथार्थवादी विचारों का वह समूह है जो सुरक्षा और यहाँ शक्ति जो है, शक्ति के घटक के ध्वनियों को अपनी चिंतन सामग्री यहाँ मानवता के लिए या यहाँ ऐसे विचारों को मानने का काम करता है। ऐसे विचारों के माध्यम से, ऐसे विचारों का जन्म अगर कहा जाए तो व्यक्ति के इस विश्वास से ही होता है। कारण कि दूसरे लोग जो होते हैं, दूसरे लोगों में सदा उन्हें नष्ट करने की कोशिश वे हमेशा करते रहते हैं और इसलिए उसे अपनी सुरक्षा की खातिर ही वे अपने इस तरह के कार्यों को हर दूसरे जो दल होते हैं, ऐसे दलों के साथ साथ नष्ट करते हुए हमेशा तैयार रहना भी चाहिए। क्योंकि यथार्थवादी दृष्टिकोण की जहां जिक्र होता है कि यहाँ यह ऐसे दृष्टिकोण की तह जो होता है कि तल में ही यह मूल तरह की एक मान्यता मानी जाती है कि राष्ट्रों के बीच में विरोध और संघर्ष किसी न किसी रूप में यहाँ हमेशा बना ही रहता है। और ऐसे संघर्ष अगर बना रहता है तो यथार्थवादी और इस विरोध की स्थिति में खासकर संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक शाश्वत नियम के रूप में समझा जा सकता है या इसे देखते हुए नजर आता है। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो नीति है, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आकस्मिक घटना के रूप में यह हम लोग के बीच में उपस्थित होता है। अब यथार्थवादियों के अनुसार अगर हम विचारों को रखते हैं, बातों को कुछ कहते हैं, तो वाद तथ्य जो होता है, वाद तथ्य के यहाँ उचित मूल्यांकन के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो उचित मूल्यांकन की स्थिति में या उसके उपरांत में अगर हम ये देखें तो उनसे तर्कसंगत अर्थों को खोजने की जो बात आती है कि ऐसे तर्कसंगत अर्थों को खोजने की एक प्रक्रिया है जो किसी भी राज्य की जो पराराष्ट्र होते हैं ऐसे नीति पूर्वाभ्यास के समय में, और उसके साथ साथ यहाँ उस राज्य की जो राजनीतिक स्थितियां होती है, ऐसे राज्य की राजनीतिक स्थितियों के माध्यम से ये यथार्थवादी दृष्टिकोण जो होते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार अगर हम कहें तो राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके लिए एक तरह का हितों को पूर्ण रूप से एकमात्र साधन के रूप में हम समझ सकते हैं। फिर यथार्थवादियों के दृष्टिकोण के हिसाब से देखें, उनके हिसाब से अगर समझने की बात करें तो शक्ति जो होता है उसी के आधार पर एक तरह से पूर्ण रूप से या ऐसे नीति का पूर्वाभ्यास जो अभी बताया गया कि उसी आधार पर जैसे केवल अगर हम कहें तो तथ्यों का विश्लेषण यहाँ पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि यथार्थवादी जो होते हैं उनके अनुसार अगर राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके लिए उसके हितों के पूर्ण करने के लिए एकमात्र माध्यम बन जाता है। और शक्ति के हित के आधार पर अगर कहें कि राजनीति जो होता है, राजनीति के वास्तविक जो रूप होते हैं अभिनेताओं के कार्यों को यहाँ हम समझ सकते हैं कि अभिनेता के जो कार्य हैं यथार्थवादियों के अनुसार, यथार्थवादियों का जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण पर इस बात पर बिल्कुल बल देता है कि विदेश नीति जो होते हैं, विदेश नीति संबंधी जो निर्णय होते हैं, ऐसे निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर ही लिए जाने चाहिए। और राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूलभूत अगर हम नियम कहें तो ऐसे नियमों के साथ साथ इसे हम मूलभूत नियम मान नहीं सकते हैं, क्योंकि शक्ति ही एक ऐसा तत्व बनता है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण हम आसानी से कर सकते हैं। फिर हम यहां देखेंगे कि
या फिर हम यथार्थवादी की अगर हम समालोचना की बात करें कि इसकी समालोचना किस प्रकार से होती है, तो यथार्थवादी जो है इनके साथ साथ जो इनके दृष्टिकोण होते हैं, ऐसे दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, ऐसे राजनीति के अध्ययन के माध्यम से या ऐसे अध्ययन के जो सैद्धांतिक और जो वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि होते हैं, इस वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के लिए अगर प्रदान करने की बात की जाए तो यहाँ यथार्थवादी जो है अपने राष्ट्रीय राजनीति को आदर्शवादी रूप में या आदर्शवादी कल्याणकारवादी के रूप में यहाँ पर्यावरण से मुक्ति दिलाने का उन लोगों ने काम किया है। और इसके साथ यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को स्पष्ट करने वाला एक तरह का क्या है, उपागम की स्थिति समझ सकते हैं। फिर यहाँ विदेश नीति की बात करें तो विदेश निर्माताओं के लिए एक आधार प्रदान करने का यह कारण भी बनता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सामान्य सिद्धांत हैं। इस सामान्य सिद्धांत के निर्माण के कार्यों में अगर हम देखेंगे तो इस दिशा की एक तरह का महत्वपूर्ण प्रयास हम समझ सकते हैं। फिर भी अगर हम यथार्थवादियों की बात यहाँ स्पष्ट करते हैं, इनके समालोचना की बात, तो यहाँ अलग अलग हम बिंदुवार इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें एक बिंदु में हम देखेंगे कि यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति को एक तरह से कहा जाए तो शक्ति को, सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्णायक तत्व मानने का काम करते हैं। फिर यहाँ देखेंगे जबकि यहाँ सच्चाई जो होता है, सच्चाई यह होता है कि सत्ता और शक्ति जो होता है महत्वपूर्ण रूप से यहाँ तत्व हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि वह संपूर्ण नहीं हो सकता है। फिर यहाँ दूसरे बिंदु के रूप में अगर हम देखें तो दूसरे बिंदु में देखेंगे कि यथार्थवादी विचारधारा में कई तरह की यहाँ आपको असंगतियां देखने के लिए मिलेगी, कई तरह की विचार यानी कि असहमति आपको देखने के लिए मिलेगा। शक्ति अथवा सत्ता का जो परिभाषा है, यहाँ पे अगर हम इसको परिभाषित करने का प्रयास करें तो बिल्कुल ही दुर्लभ हो जाता है, बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि इस राज्य की समझ शक्ति जो होता है वह कितनी है, इसके बारे में या उस राज्य की शक्ति क्या है, ऐसे बातों पर यह नापना एक तरह का जटिल विषय बन जाता है। क्योंकि स्थिति बनता है आपके लिए कि कई प्रक्रियाओं या कई क्रियाओं के माध्यम से या उसके कई क्रियाओं और प्रक्रियाओं का यह राज्य जो होता है एक परिणाम होता है। और खासकर यह राजनीति केवल सत्ता की ही प्रतिद्वंद्विता से ही संचालित नहीं होती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं वैसे संबंधों के सहयोग से भी यह राजनीति जो होती है अपनी विशिष्ट महत्व रखता है। और ऐसे प्रतिद्वंदिता की बात यहाँ किया जा रहा है कि प्रतिद्वंदिता और प्रतिस्पर्धा की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि यहाँ कहा जाए कि प्रतिस्पर्धा के स्थान पर यहाँ क्या होता है कि एक तरह की सहयोग प्रवृत्तियों का भी यहाँ विशेष महत्व आपको रखना पड़ जाता है। और तीसरी बात अगर हम करें कि यथार्थवादियों का यथार्थवादी शक्ति जो होता है, ऐसे शक्ति संघर्ष के माध्यम से यथार्थवादी जो शक्ति संघर्ष है इसके माध्यम से जो अस्थायित्व को स्वीकार करने का काम किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, ऐसे राजनीति को यहाँ इसके क्षेत्रों के साधनों के जो उद्देश्य हैं, ऐसे उद्देश्यों जैसे प्रश्नों के प्रति एक उदासीन विषय बन जाता है। फिर आप यहाँ चौथे बिंदु के रूप में देखेंगे कि चौथे बिंदु में यथार्थवादी जो होते हैं यहाँ उनका ध्येय होता है कि राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार मात्र यहाँ माना जाना ही चाहिए, क्योंकि यही माना जाता है और इसलिए उनकी जो नीतियां होती है शांति विरोधी यहाँ समझी जाने वाली नीति बन जाती है। फिर हम यहाँ तीसरे बिंदु पर विचार करेंगे परंपरावादी दृष्टिकोण। तो परंपरावादी यानी यहाँ यथार्थवादी और यहाँ समन्वयवादी जो दृष्टिकोण है, इसके बाद हम देखते हैं कि परंपरावादी है, इसके बारे में अगर हम समझते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है इस राजनीति के परंपरावादी दृष्टिकोण के आधार पर अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो इसके आधार पर दर्शन की बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे और कानून की बात करेंगे, क्योंकि यही विषय के अंतर्गत आता भी है। यह इतिहास जो होता है, इतिहास को एक ऐसी प्रयोगशाला के रूप में देखने का काम करता है जिससे वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं इस संबंधों के विश्लेषण और परीक्षण यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। खासकर इतिहास जो है मानवीय प्रयोगों का एक भंडार माना जा सकता है, जिससे शिक्षा से लेकर आप देखेंगे यहाँ समकालीन जो त्रुटियां होती है उससे त्रुटियों को सुधार यहाँ किया जा सकता है। इतिहास के अध्ययन की बात करेंगे तो इतिहास के अध्ययन में जो तथ्य ज्ञान है और जो सामान्यीकरण की परीक्षा की बात आता है, ऐसे परीक्षा के करने के साधन के अतिरिक्त भी यहाँ जो विचार क्षितिज होते हैं उसको विस्तृत बनाने का काम किया जाता है। यह दृष्टिकोण के अनुसार अगर कहा जाए कि इस तरह के जो दृष्टिकोण अपनाया गया है इसके अनुसार जो कूटनीतिक इतिहास है इसके अध्ययन के साथ यह आवश्यक हो जाता है, जिससे यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि भूतकाल में जो एक तरह के कहा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय विवाद का क्या स्वरूप था तथा उसे किस प्रकार से सुलझाया गया, ऐसे बातों का अध्ययन करने का काम यहाँ किया जाता है। जो ऐतिहासिक रूप से एक तरह का उपगम विभिन्न देशों के लिए आप देखेंगे यहाँ कि विभिन्न देशों के लिए विशिष्ट जो विकास का परिवर्तन पर एक तरह का हमारा ध्यान केंद्रित भी होता है।
जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में परिवर्तन के क्रम जो होते हैं इसे समझने में एक तरह की सहायता भी मिलती है। और इसी उपागम के यह मुख्य आधार भी माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है इसमें परिवर्तन के साथ साथ यहाँ राज्यों के विकास और परिवर्तन की जो बात हो रही है तो परिवर्तन के साथ ही यह देखने के लिए आपको मिलेगा और ऐसा ही स्थिति होता है। इसलिए अगर कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का समकालीन अगर स्वरूप और क्रमित अगर हम विकास की बात करें, क्रमित दीर्घ या विकास एक इसका प्रतिफल देखने के लिए आपको मिलेगा ही। और इसके साथ साथ जो विधिवादी के रूप में देखेंगे, विधिवादी के जो समर्थक है या ऐसे दृष्टिकोण को मानने वाले लोग हैं तो विधि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है इसको समझने के लिए या एक तरह से समझने का प्रयास यहाँ निश्चित रूप से ही किया गया है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो विधि नियमों के आधार पर, इनके आधारों पर जो विश्व व्यवस्था का निर्माण करने का काम किया गया है, इसे विश्व व्यवस्था के निर्माण में जो एक दृष्टिकोण का उद्देश्य भी बनाया गया था। राजनीति के जो अंतर्दृष्टि है इससे विकास के रूप में चाहते हैं, इन्होंने ही विधि और व्याख्या के रूप में या इसके आधार पर विश्व निर्माण का यहाँ पे सुझाव देने का भी काम किया था। फिर हम यहाँ कई विद्वानों के रूप में अलग अलग ढंग से हम देख सकते हैं, जैसे E.H. यहाँ कार के माध्यम से, इसके बाद अल्फ्रेड जर्मन के माध्यम से, जॉर्ज यहाँ स्वार्ज वर्गन के माध्यम से, या मार्टिन वाइट के माध्यम से, रेमा आरो के माध्यम से, ऐसे ऐसे कई विद्वानों के माध्यम से आप देखेंगे कि जो परंपरावादी दृष्टिकोण है इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का यहाँ बिल्कुल ही प्रयत्न किया गया था। और लेकिन यहाँ हेडले बुल ने अपने विचारों को रखते हुए जो 1965 ईस्वी में अपने विचारों को इन्होंने रखा था, 1965 नहीं 1966 ईस्वी में अपने विचारों को रखते हुए इन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक जो प्रणाली है इसको चुनौती देते हुए परंपरावादी उपागम को अपने अध्ययन का एक तरह से जो केंद्र है उसे केंद्र बनाने का इसने काम किया था। और इस आधार पर बुल ने यहाँ स्पष्ट रूप में कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है इस राजनीति के माध्यम से विश्व जो वस्तु है इस विश्व वस्तु के रूप में अगर कहा जाए कि कुछ ऐसा ही स्थिति उत्पन्न हुआ था तो यहाँ उसका अध्ययन अध्ययन के रूप में अगर हम समझेंगे तो उपकरणों से हम नहीं कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि परंपरावादी दृष्टिकोण की जो समालोचना की बात है, इसकी समालोचना किस प्रकार से की गई थी। तो परंपरावादी दृष्टिकोण की जो समालोचना है, इस समालोचना में जैसे व्यापारिक की ऐतिहासिक जो दार्शनिक उपागम की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में हम समझेंगे इसे कि यह विभिन्न संस्कृतियों के माध्यम से, विभिन्न तरह की सभ्यताओं के माध्यम से और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति था इसको समझने के माध्यम से व्यापक दृष्टिकोण यहाँ प्रस्तुत करते हुए आपको दिखेगा। क्योंकि ऐसे उपागम के माध्यम से हमें मानव जाति के रूप में जो मानव जाति है, मानव प्रकृति है, इसकी प्रेरणाओं की बात समझेंगे तथा समाज के उत्थान और पतन की बात समझेंगे। इन तमाम बातों का एक सूत्र यहाँ स्पष्ट रूप से सूत्र जो होता है यहाँ प्राप्त होते हुए आपको नजर आएगा। ऐसे दृष्टिकोण में कई तरह की आप यहाँ कमियां भी देख सकते हैं जो अलग अलग ढंग से अगर हम इसे बिंदुवार करने का प्रयास करें तो हम कर सकते हैं, जिसमें एक नंबर में देखेंगे कि ऐतिहासिक विवेचना और शोध कार्यों के आधार पर, जो शोधों के आधार पर यह एक प्रकार का अग्रिम अगर कहा जाए तो अग्रिम निर्णय का भी यहाँ रूप धारण कर लेता है। और इस आधार पर जो समकालीन घटनाएं होती है, ऐसे समकालीन घटना चक्र भी व्यवस्थित संगत रूप से अगर देखेंगे तो इसकी व्याख्या का विरोध ही हो जाता है। इसलिए तो ही कहा जाता है कि ऐसे तथ्यों की अगर कहा जाए कि इतनी बहुलता होती है कि हम यानी यह बहुलता होने के कारण है यानी इतिहास में अत्यधिक प्रयोग की दृष्टि से यह अनुदर होते हुए नजर आता है। फिर हम इसके दूसरे बिंदुओं को देखेंगे। दूसरे बिंदुओं में हम स्पष्ट रूप से समझते हैं कि ऐतिहासिक जो परिस्थिति होता है, इस ऐतिहासिक परिस्थिति उपागम में दूसरी यहाँ कमी आपको दिखेगा कि तथ्यों की इतनी बहुलता यहाँ देखने के लिए मिलेगी कि हम अपनी रुचि को यहाँ कुछ तथ्य के रूप में या हम कह सके कि इसे छांट लेने का काम करते हैं, जो पूर्वाग्रहों की सीमा में यहाँ उचित नहीं बैठ पाता है। और खासकर जैसे यहाँ फेडेलफोर्ड और लिंकन अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि वर्तमान युग में अगर हम कहें तो वर्तमान युग में राजनयिक रूप से इतिहास का अध्ययन लाभप्रद होते हुए भी अगर कहा जाए तो लाभप्रद होते हुए भी पर्याप्त नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है कि इसकी अध्ययता के लिए अतीत के इतिहास की अगर हम बात करें तो अतीत के इतिहास की प्राप्त जो जानकारियां हैं, ऐसे जानकारियों की अपेक्षा वर्तमान परिस्थितियां हैं, ऐसे परिस्थितियों के संदर्भ में नीति निर्धारण प्रक्रिया तथा इसके साथ राजनीतिक जो सौदेबाजी है, ऐसे कला के ज्ञान कहीं अधिक देखने के लिए मिलेगा।
फिर आप यहाँ चौथे बिंदु पर बात करेंगे व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण में आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो इसके बाद जो व्यवहारवादी क्रांति आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ था अनेक कारणों से, जिसमें एक परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान के परिणाम के प्रति असंतोष भी यहाँ देखने के लिए मिलेगा, और इस तरह से राजनीतिक विद्वानों का यहाँ ध्यान जो है यह वैज्ञानिक पद्धति की ओर ही आकर्षित होते हुए नजर आता है। खासकर व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप अधिकांश विद्वान जो है नैतिक सिद्धांतों को त्याग कर व्याख्यात्मक जो सिद्धांत होते हैं ऐसे सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में वे लग जाते हैं। खासकर अद्वितीय घटनाओं, जैसे अद्वितीय घटनाओं में आप देखेंगे इंडियोग्राफिक का नाम आप समझते हैं, तो इंडियोग्राफिक में के उसके स्थान पर जैसे विद्वान लोग राजनीतिक व्यवहार के पुनः एक तरह से पुनरावृत्ति करने की बात आती है, दोहराने की बात आती है, ऐसे दोहराने की जो नियमितता होती है, इस नियमितता में जो नोमोथेटिक के रूप में आप देखेंगे कि ऐसे खोज करते हुए इसका अध्ययन केंद्र बिंदु मानने भी लगे हैं। और इस तरह से संदिग्ध और अस्पष्ट जो यहाँ संप्रप्त के स्थान पर एक क्रियात्मक संप्रप्त की उद्योग या एक तरह का जो आप कहेंगे कि संप्रप्त का प्रयोग करने लगे, और इसी की सहायता से यह की गई व्याख्या जो है अगर भविक आधार पर परीक्षण का सत्यापन कहा जाए तो यह हो सकने में सफलता पाया। बिल्कुल यह बात सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इसके क्षेत्र में कुछ विद्वानों ने व्यवहारवादी शोध करके द्वितीय महायुद्ध से पूर्व ही यह प्रारंभ कर देने का काम किया था। इसके साथ आप देखेंगे जैसे उदाहरण के रूप में क्विंसी राइट वैज्ञानिक जो है, जो वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से समर्थन करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया हुआ उनका जो यहाँ युद्ध संबंधी शोध कार्य है, जिसमें हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ वार, यानी जिसे शिकागो में उन्होंने 1942 में इसे रचित किया था, अभी भी व्यवहारवादी शोध में आप देखेंगे इसके आदर के स्थान पर प्रतिस्थापित है। इसी आधार पर कुछ अन्य यहाँ अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता इस बात पे बिल्कुल खरा उतरता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है इसके क्षेत्र में व्यवहारवादियों के साथ जो शोध का प्रभाव हुआ 1960 ईस्वी तक यह प्रतिफलित होते हुए या प्रतिफलित नहीं हुआ। लेकिन अगर कहें कि व्यवहारवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय उपागम के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है इसके अध्ययन को अधिकाधिक वैज्ञानिक रूप यहाँ प्रदान करने में